Yeah. So today we'll be doing this magnetic field at the center of the circular coil carrying current. So consider a circular coil of radius r with center O. तो हमारे पास एक coil है, इसका जो radius है वो r है और center इस coil का O point पे है. Now, lying with its plane in the plane of paper, let I be the current flowing in the circular coil in the direction shown. Now, in this figure, suppose the circular coil is made of large number of current elements, each of length dl. तो अब ये देखो, ये एक छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है dl. उसी तरह कई सारे dl एलिमेंट को मिलके इस तरह से कई सारे ये जो dl एलिमेंट्स होंगे, इन सब छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के ये पूरा सर्कुलर कॉइल बना होगा. क्लियर है ये? हाँ, आ रहा समझ? छोटे छोटे हम लोग सर्कुलर जो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स को लेंगे, उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये पूरा सर्कुलर कॉइल हमें मिल जाएगा. हर एक करंट एलिमेंट का जो लेंथ है दैट इज dl. नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-सवार्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू द करंट एलिमेंट I इज गिवन बाय, तो बायट-सवार्ट लॉ हम लोग को क्या बोलता है? म्यू नॉट I dl क्रॉस r बाय 4 पाई r क्यूब. ये हमारा बायट-सवार्ट लॉ का वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट I अब इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को बस जब लिखते हैं, वेक्टर साइन हटाएंगे, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl r साइन थीटा. dl क्रॉस r क्या हो जाएगा? dl r साइन थीटा बाय r क्यूब. तो दिस इज म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर. ये r और ये r क्यूब कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर हो जाए. ठीक है? सो अब where r is the position vector of point O from the current element, since the angle between dl and r, so since the angle between dl and r is 90 degree, that is theta is 90 degree, therefore b is equal to mu naught I by 4 pi dl sin 90 degree by r square. So this is our magnetic field. Now dB is equal to mu naught I dl. अब देखो, अगर dl और r के बीच में ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो dl क्रॉस r में dl r sin 90 डिग्री यूज करेंगे. तो ये जो sin 90 डिग्री है, ये 1 के बराबर इसका वैल्यू है, तो dB क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl by r square होगा. Now in this case the direction of dB is perpendicular to the plane of the current loop and is directed inwards. तो देखो, इस करंट के वजह से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दिस इज गोइंग इनवर्ड्स, राइट? Since the current through all the elements of the circular coil will contribute to magnetic field in the same direction, therefore the total magnetic field at point O due to current in the whole circular coil can be obtained by integrating. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ऐसे ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट्स के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको ऐड करेंगे, तो मतलब हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा, है ना? तो सारे dB को ऐड करेंगे तो dB का इंटीग्रल दैट विल गिव यू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर, और वो ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इनटू dl. अब dl को इंटीग्रेट कर दोगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा क्या मिलेगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा. तो dl का जो इंटीग्रेशन है ये हमें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दे देगा, विच इज इक्वल टू 2 पाई r. So but integration of dl is total length of the circular coil, that is circumference of the current loop, that is equal to 2 pi r. तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, राइट? इसको अगर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? b is equal to mu naught I by 4 pi r square into 2 pi r. अब वैल्यूज को कट करते हैं, ये 2 पाई, और देखो दो तरीका है लिखने का. एक तो बस r को कैंसिल करो, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहाँ पे 2 पाई I बाय r.
ऐसे क्यों लिखा जाता है, उसका रीजन है। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई का हम लोग ने देखा है वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 10⁻⁻⁷ विच इज कन्वीनियंट वाइल कैलकुलेटिंग। सो दैट्स व्हाई म्यू नॉट बाय 4 पाई को हम लोग नहीं टच करते हैं, मतलब वी डोंट कैंसल आउट दैट थिंग। बट कहीं कहीं पे दूसरा वाला भी काम आता है। तो अगर इसको कट कर दोगे 2 पाई को यहाँ पे 4 पाई से, तो 2 आ गया। तो बेसिकली म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। तो एक ही चीज है, या तो तुम ऐसे याद कर लो कि भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i/r, ऐसे याद कर लो, या फिर म्यू नॉट i/2r करके याद। इसको एक और इसका फायदा होगा, अभी हम लोग देखेंगे जब इसका एक केस करेंगे जहाँ स्पेशल केस होगा, तो वहां पे क्या होता है। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i/r, यहाँ पे ये 2 पाई क्यों ले रहे हैं हम लोग? 2 पाई इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा सर्कल इन्वॉल्व है। अगर मान लो हम लोगों को यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहीं यहाँ पे, रेडियस r है, ये जो सर्कुलर आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा कर रहा है, तो अगर पूरा सर्कल था तो 2 पाई एंगल ले रहे थे। अब थीटा लेंथ का अगर आर्क है, इसके वजह से अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, यहाँ ओ पे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो वैसे ही रहेगा, और 2 पाई के जगह क्या कर लेंगे यहाँ, थीटा इंटू आई डिवाइडेड बाय आर। आ रहा समझ में? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और यहाँ पे सिंगल टर्न दे रखा है, एक सिंगल टर्न है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i/r। अगर यही n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब क्वाइल में कई सारे टर्न्स हो जाएंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो वहां पे i के जगह वो क्या हो जाएगा, ni हो जाएगा। तो बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n, ठीक है, i यहाँ पे होगा ni/r हो जाएगा, तो म्यू नॉट i/4 पाई r इंटू 2 पाई n हो गया। क्लियर है? यस सर। If there are n number of turns on the circular coil, यहीं पे इस b को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एड अप हो जाएगा। n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, इन सब को हम लोग ऐड करके कैलकुलेट करें। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सो अब देखो b इज इक्वल, यस सर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i/4 पाई r इंटू एंगल सबटेंडेड बाय क्वाइल एट द सेंटर, राइट। तो अगर पूरा सर्कल है तो ये 2 पाई कर रहे हैं, और यही अगर एक आर्क है तो थीटा से कर लेंगे। नाउ डायरेक्शन ऑफ बी इन जनरल, इफ करंट, देखो वहां पे जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें हम लोग थंब के डायरेक्शन के अलोंग करंट का डायरेक्शन लेते थे, और जिधर फिंगर्स कर्ल कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा था। यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि करंट बेसिकली सर्कुलर मूव कर रहा है, तो हम लोग अपना फिंगर्स उधर कर्ल करेंगे जिधर करंट फ्लो कर रहा है, और थंब का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो हम लोगों ने ये करा भी था, पहले भी किया है 9th-10th में। वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि भाई जब एंटी क्लॉकवाइज होता है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और यही अगर क्लॉकवाइज होता है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इसको याद करने का एक और तरीका है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो देखो कैसे कि बेसिकली ये इसमें करंट इधर गया और यहाँ करंट ऐसे आ रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या बन गया, n बन गया। तो n बन गया मतलब n स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में किस डायरेक्शन, नॉर्थ पोल से करंट जो है बाहर निकल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर निकल रहा होता है, तो इसीलिए इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जब क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है,
तो इधर ये डायरेक्शन हो गया और इधर ये डायरेक्शन हो गया, राइट? तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और बाद में इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बन गया? ये एस बन गया, राइट? सो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साउथ पोल में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो तुम याद भी कर सकते हो कि भाई एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल है और क्लॉकवाइज साउथ पोल है, या फिर राइट हैंड थंब रूल से आसानी से कर सकते हैं भाई कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो, सो इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, if it is clockwise going inside the plane of paper. Okay, so in general, if current through the circular coil flows in clockwise direction, then the direction of magnetic field at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of the coil, directed inwards. On the other hand, if current through a circular coil flows in anti-clockwise direction, then the direction of magnetic field at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of coil, directed outwards. The direction of magnetic field at the center of circular current loop is given by right hand rule. So right hand rule, according to this rule, if we hold the thumb of right hand mutually perpendicular to the grip of the fingers, such that the curvature of fingers represents the direction of loop in the wire loop, direction of current in the wire loop, then the thumb of the right hand will point in the direction of magnetic field near the center of the current. तो ये चीज बता रहा है भाई, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे कि दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है? वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ जो स्ट्रेट लाइन की वजह से जो करंट था उसमें हम लोग कर रहे थे, उसके जस्ट ऑपोजिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब जो नेक्स्ट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला डेरिवेशन तो तुम जब अब आगे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे तो वहां पे देखोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना? तो वो तो बहुत इजी हो जाता है, बट ये वाले जो है इनका डेरिवेशन देखना और सीखना जरूरी है, तुम लोग के एग्जाम में आएगा। सो magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. So let's say consider a circular coil of radius A with center O. देखो यहाँ पे ना इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना जरूरी है। अगर नहीं ढंग से विजुअलाइज करोगे तो फिर डायरेक्शन वगैरह में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा और तुम निकाल नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है? तो प्लीज ध्यान दो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। So magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. So consider a circular coil of radius A with center O. So circular coil है, इसका radius A है with center O. Let the plane of the coil be perpendicular to the plane of paper and current I be flowing in the coil in the direction shown in figure. Now suppose P is any point on the axis of the circular coil at a distance x from its center O. Clearly OP is equal to x. अब यहाँ पे आप देखो एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? ये सर्कुलर कॉइल ना इस तरीके से रखा हुआ है, इट इज जस्ट वर्टिकल लाइक दिस. सो let me bring something circular and will show it to you. Just a second. Yeah. So अगर ये जो बैंगल है छोटा सा, इसको अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से कॉइल रखा हुआ और इसका जो एक्सिस है, इसका एक्सिस इधर लाई कर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब देख पा रहे हैं इसको? Yes, sir. इट इज समथिंग लाइक दिस, इफ यू कैन सी थोड़ा सा. तो ये इस तरह से होगा, बिल्कुल
वर्टिकल रखा हुआ है और उसके एक्सिस इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान देके समझो थोड़ा सा, पहले तो डायरेक्शन को समझते हैं कि क्या है। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ कॉइल, इसमें करंट बाहर के तरफ आ रहा है ऐसे, राइट। और ये एक एक्सिस हो गया, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट। अब देखो ये कॉइल से करंट इधर बाहर आ रहा है, तो ये और ये क्या है, 90 डिग्री है। मतलब अगर इस यहाँ पे देखो, इसमें इस डायरेक्शन ऑफ करंट में और इसके बीच में जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा, होगा ना 90 डिग्री। आ रहा है समझ में सबको? सो ये 90 डिग्री अगर हो गया तो अब हमें क्या है, करंट और ये जो, मतलब अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हम लोग जो डीबी बायट सेवर्ट लॉ लिखते हैं, वहां पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर। आई डी एल क्रॉस आर का क्या मतलब हुआ, आई डी एल ये डायरेक्शन हो गया, आर का ये डायरेक्शन हो गया। आई डी एल क्रॉस आर करोगे, डी एल क्रॉस आर, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से भी देखते हो तो डी एल क्रॉस आर विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज। डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, समथिंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा आर हो गया, ये तुम्हारा डीएल हो गया, ये आई डीएल क्रॉस आर, तो ये हो गया डीबी का वैल्यू। इज इट क्लियर? अब इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे करंट क्या होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इसके वजह से अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना होगा, करंट इधर जा रहा है, ये इस पॉइंट पे निकालना है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर, करंट आई डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, दो वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग दिस क्रॉस दिस है, अगर ए वेक्टर है मान लो और ये बी वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी के तरफ फिंगर को कर्ल करते हैं, थंब का डायरेक्शन हमें ए क्रॉस बी देता है, विच इज कमिंग, अगर हम लिखें वेक्टर ए क्रॉस बी, सो दिस इज व्हाट, कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, होगा ना। तो अब यहाँ पे जैसे आई डीएल क्रॉस आर, अगर राइट हैंड थंब रूल देखो, आई डीएल क्रॉस आर दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली जो आई डीएल, डीएल अंदर के तरफ है, मतलब गोइंग इनसाइड आई डीएल क्रॉस आर, तो ये जो थंब का डायरेक्शन देखोगे दैट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, आई डीएल क्रॉस आर, थंब कमिंग इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो ये जो करंट Yes, sir. डायरेक्शन है आई डीएल, Yes, sir. इससे इधर घुमाएंगे आई डीएल, तो थंब का डायरेक्शन हमें डीबी का वैल्यू देगा। तो ये डीबी हो गया, ये डीबी हो गया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का। इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, बिकॉज ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा दोनों में सेम होगा, ये मान लो ये फाई है, ये भी फाई हो गया, तो डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये db cos phi और db cos phi ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और db sin phi और db sin phi दोनों क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ db sin phi हो जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ट्वाइस db sin phi को निकाल के और उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, राइट। अभी देखते हैं कैसे। तुमको बेसिक समझ में आ गया, इसका डायरेक्शन वगैरह समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. आप हाँ सर। मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। सो कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, सर्कुलर कॉइल का रेडियस ए है विद सेंटर ओ, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड करंट आई बी फ्लोइंग इन द कॉइल इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर। नाउ सपोज P is any point on the axis of circular coil at a distance x, ये डिस्टेंस x पे है, तो ये r का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, राइट।
P is any point on the axis of the circular coil at a distance x from its center. OP is equal to x. Consider two small elements of coil, each of length dl at C and D. तो यहाँ पे एक ये डायरेक्शन हो गया और एक गोइंग इनसाइड ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, C एंड D का, एक कमिंग आउटसाइड और एक गोइंग इनसाइड, which are situated diametrically at opposite edges. Then PC is equal to PD, मतलब ये भी R हो गया और ये भी R हो गया, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इस एंगल को हम लोग फाई बोल रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग जो ये dB sin फाई कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ dB sin फाई, तो अब अगर sin फाई का वैल्यू निकालो, sin फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर ए हो गया, तो sin फाई इज इक्वल टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां तक क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे पे आते हैं, इसके आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at P due to current element Yes, DL sir. at C, ठीक है, DL at C is given by dB is equal to mu naught I by 4 pi I dl sin theta by mu naught I by 4 pi r square dl sin theta होता है। तो sin theta यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल हमने बोला था इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये 1 हो गया, ये sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये डीबी का वैल्यू हो गया। अब ये डीबी, ठीक है, डीबी हम लोग को क्या निकालना है, और डीबी डैश भी निकालोगे वो भी सेम आएगा, डीबी और डीबी डैश सेम होगा, क्योंकि करंट आई सेम फ्लो कर रहा है आई डी एल, और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो डीबी और डीबी डैश सेम हो जाएगा। सो डीबी डैश और dB सेम हो गया, जो C वाले पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है और D वाले जो करंट एलिमेंट है, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। अब so this is dB is equal to dB dash is mu naught I dl by 4 pi a square plus x square। अब इसका हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो हमने बोला था भाई dB sin phi हो जाएगा B का वैल्यू। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट थ्रू द होल कंडक्टर, अब इसको अगर हम लोग को निकालना है तो म्यू नॉट आई डी एल साइन पाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें डीएल को, अगर बाकी सब तो कांस्टेंट है, डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग को क्या देगा, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा कर लोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया 2 पाई ए से। सो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए हो गया, साइन फाई ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए मतलब आर स्क्वायर, मतलब वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए ये साइन फाई का वैल्यू इंटू डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट और ये आई 2 पाई ए स्क्वायर हो गया, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप है। अब इसी में अगर n टर्न्स हो जाएगा, तो n टर्न्स होने पे ये एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म n आ जाएगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई n i a स्क्वायर बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें स्पेशल केसेस देखोगे, अगर यही मैं x को 0 कर दूं, x को 0 कर देंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया, सर्कुलर लूप के सेंटर पे। सर्कुलर लूप के सेंटर पे अभी तुरंत हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसके पहले, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 पाई, ये किया था कैलकुलेट। अब तुम इस इक्वेशन में जो पीछे वाला इक्वेशन था उसमें x इज इक्वल टू 0 डाल दोगे तो ये आ गया, इसको कट कर दो तो ये a बच गया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई
एन आई बाई ए। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर। इज इट क्लियर? Second case is when point P lies far away from the center of the coil. मतलब ये जो x है that is very very greater than a. तो in that case what we do कि ये जो a square plus x square 3/2 था ना जो डिनोमिनेटर में, x अगर a से बहुत बड़ा है तो a को ड्रॉप कर देते हैं, a is negligible यहाँ पे, तो उस केस में ये क्या हो गया, x क्यूब आ गया डिनोमिनेटर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर बाय x क्यूब हो जाएगा, राइट? तो बस इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई रह गया, पाई ए स्क्वायर को इन्होंने एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैपिटल ए से एरिया पाई ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2n i बाय एक्स क्यूब इंटू ए। अब ये जो i इंटू ए जो एक टर्म होता है ना, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो आई ए को हम लोग m से रिप्लेस कर लेते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो एन आई ए पूरे को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2m बाय 4 पाई एक्स क्यूब, वेयर m is magnetic dipole moment which is equal to NIA. So M is equal to NIA, that is magnetic dipole moment of the current. Clear है? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नोट्स वोट्स बना रहे हैं कि नहीं? इसका तो मैंने बोला है नोट्स आप लोग को ध्यान देने के लिए। हाँ? Yes, sir. इस चैप्टर का स्टार्ट से ही बनाते जाइए, ठीक है? फर्स्ट वाला मैंने शेयर कर लिया, ये सेकंड वाला नोट्स भी आज मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे अभी कि does the current loop can be regarded as a magnetic dipole which produces its magnetic field। तो मतलब बेसिकली अगर ये लूप है ना तो इसके दो फेसेस होंगे, एक फेस मेरी तरफ है, एक फेस आपके तरफ। तो मेरे तरफ वाला फेस अगर मान लो इसमें करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मेरे तरफ वाला फेस क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, और आप उधर से देखोगे तो मेरा क्लॉकवाइज आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना? तो मेरा जो क्लॉकवाइज है आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके तरफ जो ये फेस है वो नॉर्थ पोल हो गया, मेरे तरफ जो फेस है वो साउथ पोल हो। Okay, so thus the current loop can be regarded as a magnetic dipole which produces its magnetic field, and magnetic dipole moment of the current loop is equal to the product of ampere turns and area of the current loop by n into I into A is magnetic dipole moment. M is Ni. अब करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। थर्ड केस व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस। तो हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई NIA स्क्वायर 4 पाई A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। तो बिकॉज यहाँ x इज इक्वल टू a है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 हो गया, 2a स्क्वायर 3/2 हो गया, मतलब 2a क्यूब और यहाँ a स्क्वायर से कट गया और यहाँ 2 रेज टू द पावर 3/2 है, तो इससे ये म्यू नॉट NI बाई 2 टू द पावर 5/2a हो गया। मतलब बेसिकली ये पाई पाई कैंसिल 2 पाई और यहाँ पे भी एक 2, तो 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 3/2 को मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर 5/2। The variation of magnetic field induction B and distance x of a point on the axis of a circular coil carrying current is represented by graph। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, तुम अगर एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, इससे राइट भी जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, इससे लेफ्ट भी जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा।
सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पॉइंट पे, दिस इज द मैक्सिमम. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज मैक्सिमम. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O of the circular arc of radius R lying in plane of paper is shown in the figure. So this is, इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. थीटा एंगल है तो म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू थीटा. अगर यही पूरा सर्कल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2π आ जाता है. ऐसे यहाँ पे ये एंगल थीटा. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स. अब दो कंसेंट्रिक कॉइल हैं, एक जो वर्टिकल कॉइल है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, हॉरिजॉन्टल कॉइल है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, तो रूट अंडर, बिकॉज ये दोनों जो है 90 डिग्री पे है तो इसीलिए B इज इक्वल टू रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. अगर I1 और I2 I के बराबर है, R1 R2 R के बराबर है, तो B इज इक्वल टू रूट 2 B1 हो जाएगा. तो रूट 2 इंटू म्यू नॉट NI बाई 2R हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल कॉइल इज म्यू नॉट NI बाई 2R, राइट. उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट NI बाई 2R, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. और यही अगर दोनों कॉइल किसी एंगल थीटा पे होते, मतलब एक कॉइल ये है इसका प्लेन और ये वाला जो कॉइल है इसका प्लेन, दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहा है, तो दोनों का जो नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहा हो. तो मतलब इसके वजह से इस वाले कॉइल I2 वाला जो है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B2 है, और ये I1 वाला जो है उसकी वजह से B1 है. अगर इनके प्लेन्स में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर का भी बीच में एंगल थीटा होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द कॉइल से, तो बेसिकली इनके बीच में ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया. B1 और B2 के बीच में एंगल थीटा हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now magnetic field at the common center of two concentric coils of radius R1 and R2. तो अगर दोनों में मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो यहाँ पे पहले वाले की वजह से म्यू नॉट NI बाई 2R, दूसरे वाले से म्यू नॉट N2I बाई 2R2, सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है. तो म्यू नॉट I बाई 2 बाहर ले लो, N1 बाई R1 प्लस N2 बाई R2. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक ऐड हो रहा होगा, दूसरा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा. तो R1 वाला जो रेडियस वाला जो करंट है वो पॉजिटिव देगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और जो R2 वाले में क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस N2 बाई R2. तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो N1 बाई R1 माइनस N2 बाई R2 हो जा रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो N1 बाई R1 बाय प्लस N2 बाई R2 हो जा रहा है. क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू नॉट NI बाई 2R. इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4π I 2π बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यही 2π और 4π को कट करके म्यू नॉट I बाई 2R निकाला है. n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट NI बाई 2R हो गया. अब ये अगर R1 रेडियस वाला लेंगे तो बाय 2R1 हो जाएगा, R2 रेडियस वाले का म्यू नॉट NI बाय 2R2 हो गया. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे.
क्लियर है? Yes. क्वेश्चंस पे आते हैं. क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. So now a tightly wound 100 turn coil of radius 10 centimeter. So N is equal to 100 turns. Radius R is equal to 0.1 meter. Current I is equal to 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो म्यू नॉट आई बाय 2r सीधे ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग, या फिर अगर आपको दूसरा वाला फॉर्मूला है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आर आई इंटू 2 पाई. अब वैल्यूज डाल देते हैं इसमें. अभी म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू हम लोग को पता ही है 10 टू द पावर -7 होता है. आई का वैल्यू 1 हो गया. 2 पाई मतलब 3.14 इंटू 2 6.28 हो गया, डिवाइडेड बाय आर दैट इज 0.1. तो ये 10 टू द पावर -6 मतलब 6.28. म्यू नॉट एन आई भी होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स भी आएगा, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गया विच इज इक्वल टू 100. तो 6.28 और ये 10 टू द पावर -4 कैसे, ठीक है. यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल जाते हैं. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Second question है, an alpha particle is completing one circular round of radius 0.8 meter in 2 seconds. हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, ओके. Now this alpha particle is completing one circular round of radius 0.8 meter. R is equal to 0.8 meter. Time t is equal to 2 seconds. Find the magnetic field at the center of the coil, center of the circle. B निकालना. Electronic charge E is equal to 1.6 into 10 to the power -9. So सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं. पहले तो करंट निकाल लेते हैं. अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज पार्टिकल है? He2+ होता है बेसिकली, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो जाएगा. I is equal to 2e/t. So this is 2 into 1.6 into 10 to the power -19 divided by 2 seconds. ये कैंसिल हो गया. So this is 1.6 into 10 to the power -19 एम्पियर. ये अल्फा पार्टिकल का ये करंट हो गया. Now magnetic field at the center of the circular loop B is equal to mu naught by 4 pi into 2 pi I by R. So ये कैंसिल हो गया. Mu naught I by 2R. So this is 4 pi into 10 to the power -7 into current I 1.6 into 10 to the power -19 divided by 2R. So 2 into 0.8. ये कैलकुलेट करेंगे तो this will be 2 pi मतलब 6.28. 0.8 into 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया. 4 pi 3.14 into 12.56
into 10 to the power minus 26 Tesla. Clear है? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Third question, the electron in a hydrogen atom circles around a proton with a speed of 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. तो हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है इट सर्कल्स विथ अ स्पीड, जो प्रोटॉन है v is equal to 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. In an orbit of radius r is equal to 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. अब ये हमें इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Time period of revolution is equal to 2 pi r upon v. कैलकुलेट करेंगे तो 2 into I into radius 5.3 into 10 to the power minus 11 divided by v, that is 2.18 into 10 to the power 6. इसको कैलकुलेट अगर हम कर लें 2 into 3.1 15.26 1.526 into 10 to the power minus of 16 seconds. ये टाइम निकल गया, चार्ज पता है, तो इक्विवेलेंट करंट जो होगा I is equal to E upon T, ये कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम लोग, तो हमारा जो वैल्यू है this is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.526 10 to the power minus 16. तो ये हो जाएगा 1.6 divided by 1.05 into 10 to the power minus 3 ampere. B part में magnetic field produced at the proton. So magnetic field V is equal to mu naught I by 2R. So this is 4 pi into 10 to the power minus 7. Current I is 1.05 10 to the power minus 3 by 2R, 2 into 5.3 10 to the power minus 11. Sorry, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. Point 244 to the power minus 12.44 Tesla. लिख लिया? Yes, sir.
सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ वाला कह रहा है सर्कुलर लूप ऑफ 2 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो हमारे पास 2 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 2, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, I is equal to 5 ampere. If the magnetic field at the center of the loop is 0.40 millitesla, B is equal to 0.40 10 to the power minus 3 Tesla. So find the radius of the loop. हम लोगों को R निकालना है. B is equal to mu naught I by 2R, mu naught Ni by 2R. वैल्यूज डाल देते हैं. 0.4 into 10 to the power minus 3 is 4 pi into 10 to the power minus 7 into current I 5 ampere into number of turns 2 हो गया divided by 2 into R. 2 और 2 cancel हो गया. 4 into 10 to the power minus 4. R is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 into 5 divided by 0.4 into 10 to the power minus 3. अब इसको कट करते हैं तो यहाँ पे ये 10 to the power minus 4 बचा और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 10 pi बचा. पाई 3.14 into 5 करेंगे 15.7, 157 और 10 to the power minus 4, 1.57 सेंटीमीटर. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो. विल स्टॉप हियर, है ना. इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स और हैं 7-8, उसको खत्म कर लेंगे और तब फिर आगे पढ़ेंगे. ठीक है? Yes, sir. ओके. Yes, sir.